हेलो एवरीवन। हम यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है ना उनको रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज रिवाइज कर रहे हैं तो हम किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। लेट सपोज हमने पहले 2024 के हिस्ट्री देखे, फिर हमने 2023 की हिस्ट्री देखी, 2022, 21, इस तरह से हम 2020 की हिस्ट्री में आए हैं। और जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करने की बात करते हैं या उसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन, हर एक इंडिविजुअल का एक्सप्लेनेशन, उससे जुड़े हुए लिटरेचर का एक्सप्लेनेशन, उसके कंटेम्प्रेरी रूरल का एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर। तो यहाँ पे हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, इसके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है। तो आपसे उम्मीद यही कि आप इसका फ़ायदा उठाएं, अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, या तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। नोट्स बनाए ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है मैं पीडीएफ देना भूल जाऊँ, लेट दूँ, तो आप मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए नोट्स के लिए। आप अपने नोट्स खुद बनाइए। करंट अफेयर के नोट्स आपको मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज के नोट्स आप खुद बना सकते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, आपको जो मैं कंटेंट लिखूंगा एडिशनली, जैसे पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताऊंगा, पाणिनि के बारे में बताऊंगा, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं विद द रेफरेंस टू द स्कॉलर लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एंशिएंट इंडिया में जो लिटरेचर रहे हैं उनको लेके यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है, स्कॉलर्स को लेके यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे आपको लिखी है किसमें, हिंदी में। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा। एंशियंट इज पाणिनि एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश को स्टैब्लिश किया था, उसके टाइम से संबंधित, उनसे एसोसिएट हैं। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि अमर सिंह जो हैं वो एसोसिएट हैं किससे, हर्षवर्धन से। तो हर्ष जो थे पुष्यभूति वंश, आई थिंक जो डायनेस्टी थी, तो जो हर्ष जो किंग थे उनसे एसोसिएट थे अमर सिंह। तीसरा कालिदास एसोसिएट थे चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त एक मौर्य वंश के हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो गुप्त डायनेस्टी के हैं। ठीक है, और इस्टेब्लिश नहीं किया था उन्होंने गुप्त वंश, गुप्त वंश को इस्टेब्लिश किया था। तो गुप्त वंश को इस्टेब्लिश किया था श्रीगुप्ता ने। किसने, श्रीगुप्ता ने, श्रीगुप्ता ने। ठीक है ना, तो अगर आपको ये डाउट हो ना कि चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश को स्टैब्लिश किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में कौन सा बताना है आप करेक्ट करिए, है ना। नहीं आपसे बन रहा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। अब सबसे पहले मैं आंसर लास्ट में बताऊंगा, पहले इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, सबकी कहानी आपको थोड़ी सी पता होनी। जैसे यहाँ पे बात हो रही पाणिनि की, ठीक है, तो पाणिनि के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये मैं शिखर है ना। पढ़ने के बारे में आपको ये पता होता है किस टाइम पीरियड के हैं, तो ये किस टाइम पीरियड के हैं, 5th सेंचुरी बीसी के हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी के हैं। वहीं अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो पुष्यमित्र शुंग 185 बीसी के हैं, 185 बीसी के हैं। तो यहाँ पे दोनों का जो टाइम पीरियड है वो अलग हो जाता है। अगर हम पाणिनि के बारे में बात करें तो संस्कृत के व्याकरण की इन्होंने रचना, पहले हम यहाँ पे पाणिनि के बारे में और चीजें देख लें, तो इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की। व्याकरण के जनक माने जाते हैं पाणिनि, ग्रामर के। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इनके बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अब दूसरा, इन्होंने ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है, अगर उत्तर पश्चिम रीजन है, गांधार रीजन है, वहां से संबंधित है ये। ठीक है ना, पाणिनि। और इन्होंने इंपॉर्टेंट जो बुक लिखी उसका क्या नाम है बताइए, उस बुक का नाम है क्या, अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी। तो ये बुक का नाम है किसकी, पाणिनि की बुक का नाम। तो ये पाणिनि के बारे में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे देखे। अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो पुष्यमित्र जो शुंग हैं, शुंग वंश की उन्होंने स्थापना की थी। और ये अगर हम बात करें तो इन्होंने किसकी हत्या की थी, पहले यहाँ पे अगर हम देखें मौर्य वंश हुआ करता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहद्रथ था। तो वृहद्रथ बहुत ही, मतलब अगर हम बात करें ना तो एक तरह का कमजोर शासक था और उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने इसको हत्या की, किल्ड बाई पुष्यमित्र शुंग, और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, अब शुंग वंश की जब इन्होंने स्थापना की तो उन्होंने एक और क्या इंपॉर्टेंट काम किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने एक इंपॉर्टेंट काम किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है ना, और उनका ब्राह्मण जो धर्म था ना उसका, अगर हम बात करें उसका इमरजेंस यहाँ पे, री इमरजेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ब्राह्मण धर्म का री इमरजेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। अब अगर हम बात करें, आपने क्रोनोलॉजी आपको पता हो तो क्रोनोलॉजी क्या कहेगी शुंग वंश के बारे में, क्रोनोलॉजी ये कहेगी सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखिए, उसके बाद वैदिक लिटरेचर, वैदिक एज देखिए आप, वैदिक एज के बाद आप देखेंगे महाजनपद एज, महाजनपद एज, महाजनपद एज के बाद आप देखेंगे मौर्यन एज, खासतौर पर बिहार वाले रीजन में मौर्यन एज। और मौर्यन जब एम्पायर जिसको स्टैब्लिश किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, है ना, बहुत सारे
दशरथ अन्य शासक होते हैं जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म का यहाँ पे बढ़ावा दिया था, ब्राह्मण धर्म कहीं ना कहीं नीचे जा रहा था। वहीं पे अगर हम देखें रीमर्जेंस ऑफ ब्राह्मण धर्म यहाँ पे देखा जाता है किसके माध्यम से, पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, कैपिटल एज यूजुअल आपको पता होना चाहिए कैपिटल क्या थी इनकी, तो कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्रा। कैपिटल इन्होंने चेंज नहीं की थी, पाटलिपुत्र की कैपिटल थी। अब ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको सही होगा बताइए? तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट होगा, क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे गैप हो रहा है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं किसकी, अमर सिंह की। यहाँ पे बात आती है किसकी, अमर सिंह की। तो हम अमर सिंह को लेके यहाँ पे चीजें लिख लेते हैं। अमर सिंह के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए? एक तो ये पता होना चाहिए किसके टाइम पीरियड के हैं, कब के हैं। तो ये 5वीं सदी एडी के हैं, 5th सेंचुरी एडी के हैं, मतलब बीसी के नहीं है। मतलब आप यहाँ पे याद रखेंगे एडी और बीसी। अब ये किस टाइम पे कहाँ निवास करते थे? तो अगर आप जानेंगे इनके बारे में तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यहाँ निवास करते थे। गुप्त डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिनके दरबार में ये निवास करते थे, नवरत्नों में से एक थे। अब इन्होंने एक प्रमुख बुक लिखी है इंपॉर्टेंट, उसको क्या कहा जाता है, अमरकोश बुक को इन्होंने लिखा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत का सबसे बड़ा शब्दकोश माना जाता है, ये 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है ना, 9 रत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक, अब 9 रत्न तो हो गए यहाँ पे, लेकिन 9 रत्न जानना भी जरूरी है और कौन कौन 9 रत्न थे भाई, है ना। कभी मान के चलिए ऐसा आ गया क्योंकि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है पॉपुलर है, तो अन्य 9 रत्नों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। 9 रत्न कौन कौन थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 रत्न कौन कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो आपको अभी हाँ साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट थे कालिदास। अगर कालिदास के बारे में हमने यहाँ पे कालिदास को लेकर भी स्टेटमेंट है, तो इसलिए कभी मान के चलिए अभी अमर सिंह के बारे में पूछा, अमर सिंह और कालिदास के बारे में पूछा, अगली बार बराहमिहिर धन्वंतरी के बारे में पूछ दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो कालिदास के बारे में यहाँ पे कालिदास इंपॉर्टेंट थे। अब कालिदास के बारे में आपको जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है क्योंकि कालिदास को लेकर स्टेटमेंट भी है। चलिए ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि जो कालिदास है एसोसिएट है चंद्रगुप्त द्वितीय से। अब यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो अमर सिंह है ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे है, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हर्षवर्धन कब के हैं, पोस्ट गुप्ता है। मतलब अभी मौर्य चल रहा है, पोस्ट मौर्य आएगा, गुप्ता आएगा, पोस्ट गुप्ता आएगा। तो गुप्त डायनेस्टी में थे अमर सिंह, है ना, और ये पोस्ट गुप्ता के हैं हर्षवर्धन। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाए, केवल और केवल 3 सही होगा। ठीक है, अब नवरत्न की बात कर रहे हैं कालिदास के बारे में। तो कालिदास का भी सेम पीरियड टाइम माना जाता है, ये गुप्त पीरियड के टाइम पे। और ये महान एक रचनाकार हुए, लेखककार हुए, जो भी आप इनको बोलिए उतना कम है कालिदास के बारे में। अब कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, वो इंपॉर्टेंट अपना महत्व रखती हैं। जैसे कालिदास ने क्या किया, ये आपको पता होना चाहिए कि कालिदास ने 3 नाटक लिखे, बेसिकली 3 नाटक लिखे। 3 नाटक कौन कौन से लिखे, कभी कभी पूछता है। 3 नाटक में पहला नाटक उन्होंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में उन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट नाटक लिखा, उसको क्या कहा जाता है, मालविकाग्निमित्रम लिखा। अब मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। अब ये शुंग वंश की स्टोरी को दर्शाता है। शुंग वंश का एक शासक हुआ करते थे अग्निमित्र, उनके टाइम की स्टोरी है मालविकाग्निमित्रम। और तीसरा इंपॉर्टेंट नाटक इन्होंने लिखा विक्रमोर्वशीयम। कौन सा नाटक लिखा, विक्रमोर्वशीयम, इन्होंने ये नाटक लिखा। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे उन्होंने बताई है। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, 3 नाटक इन्होंने लिखे। अब किसने लिखे, कालिदास ने लिखे। तो कालिदास पहले नवरत्न में से एक हैं। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट नवरत्न अगर हम देखें यहाँ पे, अब ये तो 3 नाटक कालिदास ने लिखे, लेकिन कुछ और धर्म ग्रंथ इन्होंने लिखे, कुछ और ग्रंथ इन्होंने इंपॉर्टेंट लिखे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पेन को। ठीक है, तो इन्होंने और 2 क्या लिखे, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे इन्होंने। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। 2 महाकाव्य किसने लिखे, कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे। अब 2 महाकाव्य कौन कौन से कालिदास ने लिखे, तो रघुवंशम उन्होंने लिखा, इंपॉर्टेंट है रघुवंशम, और दूसरा है कुमार संभवन। तो रघुवंशम में अगर हम बात करें तो सूर्यवंशी राजा राम की कथा देखने को मिलती है। अब कुमार संभवन में शिव और पार्वती जी की स्टोरी देखने को मिलती है, तो ये कभी भी क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है, आप याद रखिएगा। ये इसको ऐसा मत लीजिएगा लाइटली कि ये नहीं आएगा, कभी भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे, 3 इन्होंने नाटक लिखे और 2 और इन्होंने लिखा है। क्या इन्होंने लिखा, इसको मैं 2 नंबर पे कर लेता हूँ। 2 इन्होंने क्या लिखा, 2 इन्होंने लिखा खंड काव्य, है ना। जैसे 3 नाटक हो गए, 2 महाकाव्य हो गए। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि
गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। हाँ चलो भाई बाद में कर देते हैं। तो दो इन्होंने महाकाव्य कौन से लिखे, दो खंड काव्य कौन से लिखे, खंड काव्य इन्होंने लिखे मेघदूतम और ऋतु संहार। कौन कौन सा, मेघदूतम, मेघदूत में जो मेघ होते हैं, यक्ष और मेघ के माध्यम से पत्नी को संदेश देता है, तो मेघदूतम में कहानी देखने को मिलती है, खंड काव्य है इनका। और ऋतु संहार में ऋतुओं के बारे में वर्णन है, तो ऋतुओं का विशेष वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये रचनाएं हैं ना, ये रचनाएं इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब यूपीएससी हो सकता है कालिदास के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, अगर नहीं पूछा ना तो ये रचनाएं किसी और के नाम के साथ मिला देगा। तो अगर आपको ये रचनाएं पता है, मैंने स्टोरी इसीलिए बता दी सभी रचनाओं की, सभी जितनी इन्होंने बुक लिखी हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 3 नाटक कालिदास ने लिखे हैं, 2 खंड काव्य लिखे हैं और 3 महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो अकबर के नवरत्नों में से एक इंपॉर्टेंट नवरत्न कौन निकल गए यहाँ पे, कालिदास। ठीक, अब हम बात करेंगे अन्य नवरत्नों की। तो अन्य नवरत्नों में दूसरे इंपॉर्टेंट नवरत्न के बारे में देखते हैं। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट कौन से नवरत्न थे, दूसरे इंपॉर्टेंट थे अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में आपने देख लिया कि एक अमर सिंह थे। ठीक, अब तीसरे इंपॉर्टेंट कौन थे, अमर सिंह, मैं इनको लिख लेता हूँ। ठीक है, अमर सिंह। ठीक, तीसरे इंपॉर्टेंट बराह मिहिर थे। वराह मिहिर की रचनाएं आपने बृहद संहिता के बारे में सुना होगा, बृहद जातक के बारे में भी सुना होगा, पंच सिद्धांतिका के बारे में सुना होगा। तो 3 रचनाएं वराह मिहिर की इंपॉर्टेंट है। फिर चौथे इंपॉर्टेंट थे धन्वंतरी थे। अब धन्वंतरी क्यों पॉपुलर थे, क्योंकि आयुर्वेद के बहुत बड़े विख्यात थे, आयुर्वेद के। तो ये धन्वंतरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर और कौन से इंपॉर्टेंट थे, घटकरपर, घटकरपर इंपॉर्टेंट थे। फिर जो कवि हुआ करते थे, जो नवरत्न में से एक थे। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेताल भट्ट थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेताल भट्ट विद्वान थे। ठीक है ना, ये कौन से हो गए, छठे हो गए। सातवें अगर हम बात करें, सातवें हो गया आई थिंक, आठवें कौन से हो जाएंगे, छपड़क हो जाएंगे। छपड़क विद्वान थे, है ना, दर्शन शास्त्र के। और 9वें इंपॉर्टेंट है व्याकरणाचार्य थे, कौन थे, वररुचि। वररुचि, इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, वररुचि। ठीक है ना, तो ये नवरत्न आपने यहाँ पे देख लो, जो चंद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियंट हिस्ट्री का कोर एरिया है जहां से क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। तो ये आपने सारे यहाँ पर देख लिया। हमने यहाँ पर किसके बारे में देखना रह गया, यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में देखना रह गया। अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, अमर सिंह, तो ये तो आपको पता चलेगा कि अमर सिंह भाई इनके टाइम पे नहीं है, केवल तीसरा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं हर्षवर्धन। ठीक है ना, तो हर्षवर्धन के बारे में आपको क्या जानना है, चलिए आइए देखते हैं। हर्षवर्धन, अब हर्षवर्धन के इंपॉर्टेंट टाइम, एक तो ये टाइम पीरियड कब का है, 606 से 647 पीरियड का रहा। पोस्ट गुप्ता टाइम पे एकमात्र सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इमर्ज हुए और विद्वानों के उन्होंने संरक्षण दिए। इनके दरबार में बाणभट्ट निवास करते थे, जिन्होंने किसकी रचना की, क्या कौन सी पेना की भाई, हाँ, इनके दरबार में कौन निवास करते थे, बाणभट्ट निवास करते थे, बाणभट्ट। इन्होंने कादंबरी की रचना की, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखा। ठीक है ना, कादंबरी लिखा और हर्ष चरित्र इन्होंने लिखा, हर्ष के बारे में इन्होंने जानकारी दी। ठीक, इसके अलावा इनके दरबार में वेन सॉन्ग भी आया था। तो अगर हम बात करें, पूछता ना ह्वेन सॉन्ग किसके दरबार में आया था, वेन सॉन्ग इनके दरबार में आया था, है ना। और वेन सॉन्ग की रचना सीयू की है। ठीक है ना, और नालंदा विश्वविद्यालय का भी इन्होंने संरक्षण दिया। खुद इन्होंने 3 लिटरेचर लिखे। 3 लिटरेचर में कौन कौन से लिखे उन्होंने, तो नागानंदा लिखा इन्होंने, नागानंदा। इन्होंने लिखा प्रियदर्शना, प्रियदर्शिका लिखा इन्होंने, प्रियदर्शिका। और तीसरा इंपॉर्टेंट लिटरेचर इन्होंने लिखा, उसको कहा जाता है रत्नावली, रत्नावली। ठीक, तो ये हमने सभी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर ली, एक जो ये प्रश्न बन रहा था इसके संबंध में। अब कुछ भी आए, अब आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किसके बारे में यहाँ पे है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विद द रेफरेंस ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ परमिता। परमिता के बारे में सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे क्या कथन क्या क्या है, पहले देख लेते हैं। कथन यहाँ पे है कि सूत्र शैली में लिखा गया प्रारंभिक धर्मशास्त्र है। सूत्र शैली में लिखा गया, आपको पता होना चाहिए कि भाई सूत्र शैली क्या है, नहीं पता तो कोई मतलब नहीं, आप मत करिए। दूसरा, फिलोसफिकल स्कूल दैट नॉट एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा, फिलोसफिकल स्कूल जिसने वेदा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरा है। तीसरा है परफेक्शन हु अटेनमेंट लेट द बोधिसत्व पाथ, पूर्णताएं जिसने प्राप्ति में बोधिसत्व का मार्ग प्राप्त कर लिया हो, तीसरा है। और चौथा, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड एंड अर्ली मिडाइवल साउथ, है ना, प्रारंभिक दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारी थे। इसमें सही आंसर क्या होगा, सी। पारमिता का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, परिपूर्ण यहाँ पे बोला जाए
तो जो पाली लैंग्वेज है ना, पाली लैंग्वेज में इसको बोला गया है पारमिता, परिपूर्ण को या कंप्लीटनेस को यहाँ पे बोला गया है, परिपूर्ण को पारमिता बोला गया, इसलिए पारमिता को लेकर क्वेश्चन बना। अब ये किस धर्म से संबंधित है आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में ऐसी विचारधारा देखने को मिलती है। तो बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें, कुछ ऐसे गुण हैं जिनको पारमिता शब्द से बोला जाता है। ठीक है, जब बात आती है कि जो वेदों को स्वीकार न करने वाले, यहाँ पे पूछा ना कि जो वेदों को स्वीकार नहीं करते उनको क्या कहा जाता है, तो जो वेदों को नहीं स्वीकार करते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। ठीक है ना, भगवान वाली बात यहाँ पे नहीं है। बुक में जब आप क्वेश्चन पूछेगा ना कि नास्तिक कैसे कहते हैं, जो वेदों की जो बातें हैं ना उनको अस्वीकार करते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जाननी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, किसके बारे में, विद द रेफरेंस ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में आपको सही कथनों का चुनाव करना है। अब भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन है, स्थवीर, स्थवीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म, स्थवीर। दूसरा, लोकोत्तरवादी सेक्ट वॉज ऑफ शोट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, लोकोत्तरवादी संप्रदाय धर्म की महासंघिक संप्रदाय की शाखा थी। तीसरा इंपॉर्टेंट है, द डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंघिका फोस्टर महायान बुद्धिज्म, महासंघी द्वारा बुद्ध के देवत्वीकरण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट आपका कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, अब अगर हम बात करें स्थवीर बिलोंग टू महायान बुद्धा, अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा कि स्थवीर के बारे में हल्की जानकारी भी ली होगी, तो स्थवीर महायान को नहीं बल्कि हीनयान को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, हीनयान को। ठीक है ना, हीनयान को बिलोंग करता है। ठीक, तो ये जो बात है यहाँ पे गलत हो जाती है कि जो महायान को बिलोंग करता है। और स्थवीर की बात क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, कब क्या कैसे, वो सारी चीजें भी देखेंगे। फिर दूसरा बात आती है लोकोत्तरवादी। लोकोत्तरवादी का मतलब क्या होता है, देखिए दो इंपॉर्टेंट आपको की टर्म देखने को मिले। स्थवीर का मतलब क्या होता है, स्थवीर का मतलब क्या होता है, वरिष्ठ भिक्षुओं का मतलब जो स्थवीर कौन है, जो कठोर नियमों का पालन करें। स्थवीर मतलब क्या, स्थवीर मतलब क्या, नियमों का पालन, जो कठोर नियमों का पालन करे उसे बोला जाएगा स्थवीर बोला जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति, द्वितीय बौद्ध संगीत सेकंड समिट के बाद देखने को मिलती है, सेकंड जो बुद्धिस्ट समिट के बाद देखने को आपको मिलेगी। ठीक, अब ये क्या करते हैं, बुद्ध को मानव रूप में मान्यता देते हैं। ठीक है, और जो संघ है, ये बौद्ध संघ है, उसका डिसिप्लिन बेहतर हो इसको जोड़ देते हैं। और इनकी भाषा आपको पाली देखने को मिलेगी। ठीक है ना, भाषा पाली। ये किसकी बात हो रही है, हमने यहाँ पर देखा स्थवीर के बारे में देखा। ठीक है, चलिए स्थवीर के बारे में देखा। अब अगर हम किसके बारे में देखेंगे, महासंघिक के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि महासंघिक वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ। हालांकि महासंघिक अपने ऑप्शन के एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिर महासंघिक तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो इस महासंघिक के बारे में देख लेते हैं। महासंघिक, महासंघिक ये किसका ग्रुप है, ये बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप है। किसका ग्रुप है, बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप है, समूह है। ठीक है ना, और ये नियम पर कठोरता देता है ना। बुद्ध के जो अलौकिक रूप है उनकी मान्यता देता है, मतलब बुद्ध के कैसे मानते हैं ना, बोधिसत्व आदर पर बल देता है। ठीक है ना, अब ये महायान से संबंधित है ना, तो महासंघिक, एम से इसको रिलेट करिए। एम मतलब महासंघिक, एम मतलब महायान। तो महायान की बारे में आपको पता ही होगा, महायान बौद्ध धर्म की जो बोधिसत्व की विचारधारा है उसको बल देता है। वो भी हम यहाँ पे देखेंगे बोधिसत्व की विचारधारा क्या कहती है। बट यहाँ पे कीवर्ड हमने यहाँ पे एनालिसिस किया महासंघिक के बारे में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है लोकोत्तरवादी के बारे में। अब ये लोकोत्तरवादी क्या है, लोकोत्तरवादी अगर हम बात करें तो इसी की एक शाखा है, ब्रांच है। इसकी शाखा कौन सी है, लोकोत्तरवादी। ठीक है ना, लोकोत्तरवादी ये इसकी शाखा है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए कि बुद्ध धर्म की शाखा है लोकोत्तरवादी। ये क्या करती है, बुद्ध के जो कार्य हैं, उनके जो प्रतीक हैं, या महायान दर्शन का अगर हम बात करें, संक्रमण में इनका महत्व था। अब अगर ये तो होगी बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन बौद्ध धर्म का विभाजन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखिए, अगर आप बुद्ध की हिस्ट्री को एनालिसिस करें तो आप क्या पाएंगे कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, 483 BC की बात है, 483 BC में परिनिर्वाण होता है किसका, बुद्धा का। जब परिनिर्वाण हो जाता है इनका बुद्धा का, या अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद बौद्ध धर्म विभाजन की शुरुआत होती है। तो प्रारंभिक विभाजन देखें, फर्स्ट स्टेज डिवीजन अगर हम देखें तो कब होता है, फर्स्ट स्टेज डिवीजन होता है किसके किसके बीच में, महासंघिक के बीच में, महासंघिक के बीच में फर्स्ट स्टेज डिवीजन होता है। और किसके बीच में होता है, स्थवीर के बीच में।
स्थविर के बीच में पहला डिवीजन होता है। अब इसमें सबके अपने अपने नियम थे, है ना, सबको अपना अपना तरीका मानना था। ठीक, अब ये वाला जो अगर आप देखें महासंघ स्थविर कहाँ पाए जाते हैं, तो स्थविर अगर आप देखेंगे श्रीलंका वाले रीजन में, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, श्रीलंका वाले रीजन में आपको स्थविर देखने को मिलेंगे। श्रीलंका, सेकंड, श्रीलंका वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, इस रीजन में आपको स्थविर से संबंधित बौद्ध धर्म की शाखाएं देखने को मिलेगी। वहीं महायान के संबंध में अगर देखो तो आंध्र प्रदेश, अगर हम बात करें मगध रीजन में आपको ये देखने को मिलेंगी। अब दूसरा अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है और क्या इंपॉर्टेंट शाखाएं, तो कुछ अन्य शाखाएं भी निकली। अन्य शाखाएं कौन कौन सी इनकी निकली बौद्ध धर्म की जो विभाजन के बाद, तो अन्य शाखाएं निकली। एक तो ये निकली आपकी हीनयान निकली, ठीक है ना, हीनयान निकली। हीनयान जो शाखा ये किससे संबंधित थी, स्थविर से एक तरह से विकसित हुई थी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति पर जोर देता है हीनयान। और साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया में आपको हीनयान की प्रगति दिखाई देती है। फिर उसके अलावा और कौन सी शाखा निकली, महायान निकले। तो महायान के बारे में आपको पता है, ये महायान की जो शाखा है वो कहाँ से निकली, महासंगीत से निकली, महासंधि से निकली। और ये चीन है, जापान है, भारत है ना, कोरिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी महायान की शाखा। बौद्धिज्म और जैनिज्म बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसको आराम से यहाँ पे देख रहे हैं। वज्रयान के बारे में अगर आप देखते हैं, वज्रयान, तो वज्रयान की जो शाखा है ये भी महायान की शाखा है, वज्रयान बोला जाए। इसमें क्या है कि तंत्र विद्या पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है, तंत्र विद्या पर, ठीक है ना, तंत्र विद्या पर जोर दिया जाता है। तिब्बत भूटान वाले रीजन में देखने को मिलता है। कुछ और इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा सौत्रांतिक के बारे में। सौत्रांतिक क्या है, सौत्रांतिक सूत्रों की जो सर्वोच्चता रखते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट शाखा होगी। इसके अलावा सर्वस्तिवाद है। सर्वस्तिवाद भूत वर्तमान भविष्य तीनों का अस्तित्व की जो बात करें उन्हें कहा जाता है सर्वस्तिवाद की बात की जाती है। इसके अलावा योगाचार भी बौद्ध धर्म से संबंधित शाखा है। योगाचार जिसे चेतना को या मतलब आत्मा को मूल तत्व माना है। और एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट में शून्यवाद, इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है। तो अगर हम बात करें सौत्रांतिक, सर्वस्तिवाद, योगाचार, शून्यवाद, ये चारों बौद्ध धर्म की शाखाएं ही एक तरह से देखें तो शून्यवाद जहाँ नागार्जुन से संबंधित है, नागार्जुन या नागसेन के बारे में आपने सुना होगा। नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया, सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य है, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से बौद्ध धर्म का विभाजन पहले स्टेज में होता है महासंगीत और अगर स्थविर में, तो मूलतः इन्हीं की विचारधाराओं में अलग अलग विभाजन होते हैं। हीनयान के नेतृत्व में हो, चाहे महायान हो, वज्रयान हो, सौत्रांतिक, सर्वस्तिवाद, योगाचार, शून्यवाद, ये टोटल बौद्ध धर्म का विभाजन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन आएगा बौद्ध धर्म की शाखाओं से, आप आसानी से कर ले जाएंगे। बस इतना आपने अच्छे से कर लिया तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके बारे में, प्रश्न है कि विद द रेफरेंस ऑफ द बुक देशर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर ने देशर कथा बुक लिखी थी, वो किसके बारे में है। पहला स्टेटमेंट है इट वॉन अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइपोनेटिक कंक्विस्ट ऑफ माइंड। इन्होंने औपनिवेशिक राज्य के मन को सम्मोहक अधिग्रहण की चेतावनी दी थी, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लिया हमने। इसने स्वदेशी सड़क नाटक लोकगीतों को प्रेरित किया, ठीक है। इन्होंने यह कहा कि भाई जो लोकगीत है इनको प्रेरित किया जाना चाहिए, यहाँ इन्होंने कहा, ठीक है, इंस्पायर किया इन्होंने। तीसरा द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वाज द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल। देवस्कर ने देश शब्द का प्रयोग बंगाल के कंटेक्स्ट में यूज किया, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे जो सिर्फ है, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं भाई, ये थोड़ा सा डाउट इसमें लग रहा है, तो ये जो है हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें महान विचारक, इनकी जो पुस्तक है बांग्ला भाषा में, किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में है इनकी पुस्तक, ठीक। अब इनकी पुस्तक है, इन पुस्तक में देश शब्द का जो प्रयोग बंगाल के क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के संदर्भ में किया है। तो देश मतलब संपूर्ण भारत, ठीक है। तो ये अगर आपने थोड़ा सा भी एनालिसिस किया तो ये कहीं ना कहीं आसान लग रहे थे दोनों, है ना, दोनों जनरल बातें कर रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा था, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। इस पुस्तक को लिखा था इन्होंने कब, 1904 में लिखा था, 1904 में लिखा था, ठीक है। बाद में अंग्रेज सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था, बैन लगा दिया था। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न किसके बारे में, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि द वाइटल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल प्यूपिल एज द टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश बाय। अछूत लोगों को
अपनी लक्षित पाठक वर्ग बनाने की पहली मासिक पत्रिका वाइटल विध्वंसक का प्रकाशन किसने किया? पत्र पत्रिकाएं भी कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि यूपीएससी का फेवरेट रहा है। अब इस संबंध में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इसका सही आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चारों पर्सनालिटी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इनका क्या नाम है? गोपाल बाबा वालंगकर। गोपाल बाबा वालंगकर का जन्म 1850 के आसपास हुआ। 1950 तक आते आते ये मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी भूमिका अगर हम बात करें समाज सुधारक के रूप में रहती है ना, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए रहती है। और ये मगर हम बात करेंगे ज़्यादातर मराठा साम्राज्य और मराठा रीजन में, तो इनका संबंध मराठा जगह से है ना, महाराष्ट्र से। मराठा साम्राज्य के पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने संघर्ष किया, ठीक। और शिक्षा सामाजिक दिशा में उन्होंने काम किया। और कहीं ना कहीं बी आर अम्बेडकर के पहले दलित नेतृत्वकर्ताओं लीडर्स में से एक थे बी आर अम्बेडकर के। दूसरा अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले के बारे में देखें, तो ज्योतिबा फुले के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ आपको ज्योतिबा फुले के बारे में। हाँ चलिए, ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं पेन ये ना, हाँ, ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? तो ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में हुआ था। और ये भी कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र वाले रीजन में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ था इनका जन्म, महाराष्ट्र में। और इनकी मृत्यु 1890 में होती है। 1890 में मृत्यु होती है, ठीक। जन्म और ये मृत्यु। अब ये बहुत बड़े समाज सुधारक रहे, आपको पता ही है इनका योगदान। चाहे अगर आप देखें सती प्रथा के संबंध में देखें, सती के खिलाफ हो चाहे बाल विवाह के खिलाफ हो, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना के संबंध में देखें, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है ना, समाज स्थापना की। कब इन्होंने स्थापना की? 1873 में इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। जाति संघर्ष और महाराष्ट्र में शिक्षा समानता, बाल विवाह, महिला समानता को लेकर इन्होंने पूरा जोर दिया। अब हम महात्मा गांधी के बारे में आपको पता है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं ज़्यादा। तो इनका जन्म अगर हम बात करें 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को, और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है इनका योगदान दलित अधिकार और महात्मा बुद्ध के अनुयायी माने जाते हैं। नवयान शाखा का आई थिंक इन्होंने इमरजेंस किया था। वहीं अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 10 आई थिंक 1869 को उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और 30 जनवरी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कभी कभी ये फैक्ट भी इस तरह से आ जाते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और इनके जो काम है कई बार अभी क्वेश्चन बनेंगे तो उनमें हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल बाबा वालंगकर, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में सही युग्मों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे परिव्राजक। परिव्राजक को बोला जाता है सन्यासी भ्रमणशील। श्रवण को बोला जाता है प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, पूजा उच्च पूजा वाला पुजारी। उपासक बौद्ध धर्म का गृहस्थ अनुयायी को बोला जाता है। और इन तीनों के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। अब इन तीनों में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब परिभ्रमक अगर नाम से आप देखिए, जैसे परिभ्रमण का मतलब क्या? परिभ्रमण मतलब क्या? जो घूमे, घूम घूम कर पूजा करने वाला, घूम घूम कर साधना करने वाला, घूम घूम कर साधना करने वाला, ठीक। इसको बोला जाता है क्या? परिव्राजक, है ना। वांडरर भी नहीं बोला जाता, जो स्थिर ना रह के, आश्रम में ना रह के यात्राएं करे, उसमें घूमे। तो बौद्ध और जैन साधु के संबंध में परिव्राजक शब्द का उपयोग होता है। फिर अगर हम बात करें दूसरा श्रमण के बारे में, श्रमण मतलब क्या? तपस्वी, तपस्या साधक, है ना, इनको बोला जाता है। जो संसार से दूरी, है ना, कहाँ से? संसार से दूरी बना रखे, संसार से दूरी बना के रखे, मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप करता है। ब्राह्मणिक जो पद्धति का विरोध करता है, कर्म जन्म और कर्म के चक्र को समाप्त करना चाहता है, वो कौन है? श्रमणिक है, ठीक। और बुद्ध और महावीर स्वयं श्रमण थे, इनको श्रमण बोला जाता था। बुद्ध, उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं, बुद्ध व जैन, बुद्ध व महावीर, ये खुद श्रमण थे, ठीक है ना, महावीर। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट है उपासक। उपासक मतलब क्या? श्रद्धालु, श्रद्धालु जो उपास करता है ना, भक्त होता है, भक्ति और सेवा करता है। अब ये नियम का पालन करने के लिए कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जैसे हम लोग आम लोग हैं वो उपासक होते हैं, डिवोटी होते हैं। अब बताइए करेक्ट कौन सा है? पहला इनकरेक्ट आपको लगेगा, दूसरा भी इनकरेक्ट लगेगा, कि दूसरा इनकरेक्ट लगे, कौन सा कौन करेक्ट बताइए आप। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। परिव्राजक मतलब होता है रीयूनाइट वांडरर, मैंने आपको बताया घूम घूम कर तैयारी करने वाला, ये परिव्राजक होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो बात हो जाए श्रमण की, प्रीस्ट ऑफ हाई स्टेटस, ये बात इनकरेक्ट है। तपस्वी होता है, जो श्रमणक होता है ना, श्रमण वो तपस्वी होता है, जैसे बुद्ध वगैरह ये तपस्वी थे, ठीक। तो ये दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा।
पहला करेक्ट है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है और तीसरा करेक्ट, ठीक है ना। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? उत्तर हर्ष काल के दौरान यहाँ पे हुंडी के बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। अब क्या प्रश्न पूछा गया है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, सब चीज़ों को एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया प्रश्न में। प्रश्न में अगर हम बात करें तो यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन नेचर ऑफ द हुंडी। हुंडी के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है कि हुंडी हर्ष के काल में सामान्यतः उल्लेखित हुंडी कौन सा वाक्य परिभाषित करता है? एन एडवाइजरी इशू बाय द किंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, राजा के द्वारा जो आदेश जारी किया था वो हुंडी थी। दूसरा ए डायरी टू मेंटेन बाय डेली अकाउंट, डेली अकाउंट मेंटेन करने वाली डायरी थी। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था या एन ऑर्डर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड टू सबऑर्डिनेट, सामंत द्वारा दिया गया आदेश था। इनमें से हुंडी क्या था? तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए। एक एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज था, मतलब क्या, लेट सपोज आप एक शहर में रहते हैं, शहर ए में रहते हैं, शहर ए में और शहर बी में। तो अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ कुछ आपको सामान चाहिए, कुछ उसके बदले लेना है, तो बी शहर में आप हुंडी दे सकते हैं और हुंडी के माध्यम से शहर ए में आप सामान ले सकते हैं। तो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ये हुआ करता था। तो ये यहाँ पे बोली जा रही है, स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है ना। कौन सा स्टेटमेंट? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में पूछा गया है? विद भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप के संबंध में पूछा गया है। ये है क्या? मेजर ऑफ लैंड, कॉइन ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड या रिलीजियस रिचुअल्स। इन चारों में से भूमि की माप या भिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के हैं, शहरी भूमि का वर्गीकरण है या धार्मिक अनुष्ठान। इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ से समय लेकर इसमें करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा भूमि की माप करने के लिए इनका कुल्यवाप का और द्रोणवाप का उपयोग किया जाता था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बात कर रहा है हु एमोंग द फॉलोइंग रूलर एडवाइस हिज सब्जेक्ट थ्रू इंस्क्रिप्शन। किस शासक ने अभिलेख के माध्यम से उपदेश दिया? अभिलेख आते ही आपको एक ही नाम याद आ जाता है, बहुत आसान, वो है अशोक। लेकिन पढ़ लेते हैं। जो कोई संप्रदाय की अत्यधिक भक्ति के कारण अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने के उद्देश्य से अन्य संप्रदाय की प्रशंसा करता है, निंदा करता है, वो बेसिकली हानि पहुंचाता है। कहने का मतलब क्या कि कोई पर्सन अगर दूसरे संप्रदाय की या दूसरे एथनिक ग्रुप की निंदा करता है, वो अपने को ही यहाँ पे नीचा दिखा रहा है, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे कहना चाह रहे थे, बहुत आसान भाषा में समझाना चाह रहे थे बुद्ध, लेकिन आज तक लोग इसे नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है इसके बारे में। अब यहाँ पे आपने देखा इसका सही आंसर क्या हो जाए? अशोक, है ना। अशोक को पद के बारे में आपको पता ही है। अब अशोक का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो अशोक 268 से 232 BC का टाइम पीरियड अशोक का टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है ना। मौर्य वंश से संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। तो ये बेसिक बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अशोक ने लगभग अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ऐसा माना जाता है कि कुरूप था, उसे शासन नहीं दिया जा रहा था, बाद में उसने ऐसा किया। अब अशोक जो भी हो, अपने जो शिलालेख हैं, अपने जो अभिलेख हैं, उनसे पॉपुलर हो गया। हर जगह आप देखा सांची का जो स्तूप है ना, अगर हम बात करें भरहूत का, हर जगह अशोक के शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे। उसमें बड़े बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, 14 बेसिकली जो 14 लेखों का एक बोर्ड मिलेगा आपको, उसे शिलालेख बोला जाता है। तो ये आप सब आपको देखने को मिलेगा। अशोक का क्वेश्चन आएंगे, उस पर हम और डिटेल से देखेंगे। बात करें हम समुद्रगुप्ता की, तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये किसके संबंधित है? गुप्त वंश संबंधित है। इनका टाइम पीरियड 335 से लेके AD की बात हो रही है, 375 का माना जाता है। मतलब आप सीधे सीधे 500-600 साल का फर्क है। और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन कहा जाता है भारत का, ठीक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने, अगर हम बात करें ना, तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अभियान किया। अगर आपने ये भारत का मैप देख रखा होगा तो यहाँ पहले इस उत्तर पथ के राजाओं को हो रहा है, फिर यहाँ तक इन्होंने अभियान किया और इनका पूरा रीजन, इस रीजन में आपको इनका शासन दिखाई देता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन कहा गया। और इनके टाइम पर बहुत सारे संगीत का संरक्षण हुआ, खुद वो वीणा बजाते थे और बहुत सारे जो संगीतकार उनको इन्होंने श्रेय भी दिया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हम बात कर लेंगे हर्ष के बारे में। हर्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर्ष का टाइम पीरियड 606 से 647 AD माना जाता है, AD माना जाता है। और ये किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश से संबंधित था, पुष्यभूति वंश से संबंधित था। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कन्नौज हुआ करती थी। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा शासक हुआ। बाद में अगर हम बात करें तो हर्ष को
हर्ष ने बाद में दक्षिण भारत में अभियान करने का प्रयास किया, लेकिन दक्षिण भारत को वो विजय नहीं कर पाए। वहाँ पे एक शासक ने नर्मदा नदी के तट पर इनको रोका था। उस शासक का नाम क्या था, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद आ रहा, मैं आपको बताऊंगा अगर याद आता है तो। अब हर्ष के टाइम पे मैंने आपको रचना बताई है बाणभट्ट की, और जो पहले क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ था उस पर हमने देखा। तो देखिए किस तरह से चीज़ें लगातार सेम चीज़ें सेम कीवर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं किसके बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय का जन्म अगर हम बात करें 1509 से लेकर 1529 का टाइम पीरियड का शासनकाल माना जाता है, ठीक है। अब 1529 में इनके कैपिटल क्या हुआ करती थी, हम्पी हुआ करती थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, विजयनगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने नहीं की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। लेकिन बाद में जो अलग अलग सालू, तुलु, अरविडु डायनेस्टियाँ हैं उसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट शासक रहे, जिसमें कृष्णदेव राय भी बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। कृष्णदेव राय का जो उल्लेख है बाबरनामा में भी देखने को मिलता है। बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख करता है कि दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण शासकों का उल्लेख करता है। एक तो दो महत्वपूर्ण शासक भारत में उल्लेख करता है जो थे, एक तो महाराणा सांगा का उल्लेख करता है, दूसरा कृष्णदेव राय का उल्लेख करता है बाबर में, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा हमने फैक्ट देखा। आगे भी हम आएंगे तो इनके बारे में, विजयनगर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, उसको एनालिसिस करेंगे, पर एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तो लास्ट के जो क्वेश्चन उनको देखेंगे। विद द रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द प्लेस एंड प्रेजेंट स्टेट। अब निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन कौन से जो अभी प्लेस हैं और वो स्टेट में हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा पूछा जा रहा है, भीलसा के बारे में, क्या भीलसा मध्य प्रदेश में है, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात हुआ, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। इन चारों में से सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। अब अगर हम बात करें भीलसा मध्य प्रदेश में है, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। जो विदिशा नामक स्थान है ना, विदिशा नामक स्थान है, उसे भीलसा ही बोला जाता है, ठीक है ना, भीलसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये विदिशा हो गया। दूसरा द्वार समुद्र के बारे में बोला जा रहा है, तो द्वार समुद्र महाराष्ट्र में है या नहीं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो द्वार समुद्र कहाँ है, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है द्वार समुद्र, ठीक है ना, कर्नाटक में द्वार समुद्र है। तीसरा अगर हम बात करें गिरिनगर के बारे में बात की जा रही है, तो गिरिनगर कहाँ, गिरिनगर गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक। तो पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है, यहीं से आंसर आ गया। और स्थानेश्वर की बात की जा रही है, तो स्थानेश्वर कहाँ है, स्थानेश्वर हरियाणा वर्तमान में अगर हम देखें तो करनाल वाले रीजन में स्थित है। और स्थानेश्वर अगर हम बात करें वर्धन राजवंश हुआ करता था, ठीक है ना। स्थानेश्वर कहाँ है, करनाल, करनाल या हरियाणा के आसपास देखें, इसे स्थानेश्वर बोला जाता था, हरियाणा, ठीक है। तो 1, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंशिएंट इंडिया द टाउन घंटासाला कदुरा चालू वर नोन एज। घंटासाला कदुरा चालू किस चीज से जाना जाता था इस टाइम पीरियड में? क्या पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड से विदेश व्यापार संचालन करने वाले बंदरगाह थे, या कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम थे, शक्तिशाली राज्यों की राजधानी थे। तीसरा प्लेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग स्टोन आर्ट ऑफ आर्किटेक्ट उत्तर पर पत्थर कला वास्तुकला का स्थान था। या चौथा बौद्ध केंद्र हुआ करते थे। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। ऐसे पोर्ट हुआ करते थे जो क्या करते थे, व्यापार को हैंडल किया करते थे, है ना। अब इनमें अगर हम देखें जो पश्चिमी तट हुआ करते थे, ये सपोज करो ये पश्चिमी तट, तो यहाँ पे कौन से पोर्ट हुआ करते थे? कैम्बे या खंबात की खाड़ी भी बोला जाता है, तो कैम्बे पोर्ट हुआ करता था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सोपार पोर्ट हुआ करता था, ठीक है ना, सोपार पोर्ट हुआ करता था। इसके अलावा अगर बात कल्याण पोर्ट हुआ करता था। इसके अलावा कुछ और पोर्ट थे, जैसे अगर हम बात करें चौला, घंटसाला, कदूरा, तो ये अगर हम बात करें ये सब पोर्ट हुआ करते, दीज ऑल आर पोर्ट, बंदरगाह हुआ करते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इधर बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहले स्टेटमेंट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पहले स्टेटमेंट यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग ऑफ भोज। भोज के टाइम पे प्रतिहारों का उदय हुआ। ये क्वेश्चन कई बार अगर आप देखेंगे ना तो भोज वगैरह से कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। दूसरा, स्टैब्लिश ऑफ पल्लव पावर अंडर द महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के प्रथम में के अधीन पल्लवों की स्थापना हुई। परांतक प्रथम के अधीन चोलों की स्थापना हुई। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई। अब अगर हम बात करें इनमें कौन कौन सा सही, इसमें क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए आ गई। और जब बाद में 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो उन्होंने क्या किया, रूलर्स किस किसने इस्टेब्लिश किया था। तो अगर जब इसने पीवाईक्यू किया गया था 2020 में, अगर किसी ने अच्छे से देखा होता इन चारों डायनेस्टी के बारे में, तो 2024 वाले पीवाईक्यू, 23 वाले पीवाईक्यू उसको आसानी से कर लेता, क्वेश्चन को कर लेता। अब क्रोनोलॉजी तो मैं आपको बता दूंगा, क्रोनोलॉजी तो आसान चीज़ है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चोल पहले इस्टेब्लिश हो जाएगा, पल्लव महन यहाँ पे। फिर दूसरा अगर हम बात करें
है ना। जैसे अगर हम बात करें, पहले देख लेते हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा इन डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है किसके बारे में, भोज प्रतिहार के बारे में। भोज वंश, भोज डायनेस्टी। तो भोज डायनेस्टी के बारे में आपको क्या यहाँ पे जानना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जाने कि मध्य भारत के मालवा वाले रीजन में भोज डायनेस्टी आपको दिखाई देती है, मालवा क्षेत्र, है ना। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि इनका टाइम पीरियड क्या था, 11वीं से 12वीं सदी के बीच इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। शिक्षा साहित्य के दिशा में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। राजा भोज इसमें इंपॉर्टेंट शासक में, भोज ताल उन्होंने बनाई, लेक बनवाई, बहुत सारा काम उन्होंने किया। ठीक। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये टाइम पीरियड इनका क्या था, यहाँ पे 11वीं और 12वीं सदी यहाँ पे हुई। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पहले दूसरा हमने यहाँ पे देख लिया। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, चौथा, पाल डायनेस्टी के बारे में। तो पाल वंश के बारे में अगर आप देखें, जो पाल वंश है उसका टाइम पीरियड 8 से 12वीं सदी माना जाता है। ठीक है ना। थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का गैप है। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, और यहाँ पे कौन सी कैपिटल हुआ करती थी, राजगृह या पाटलिपुत्र की कैपिटल हुआ करती थी। और इसको स्थापित किया था किसने, गोपाल ने। गोपाल इंपॉर्टेंट शासक था यहाँ पे। ठीक है ना। बाद में जो धर्मपाल हैं वो और महत्वपूर्ण शासक निकल के सामने है। धर्मपाल, देवपाल, ये इंपॉर्टेंट शासक निकल के सामने है। धर्मपाल के बारे में थोड़ा सा आपने देख लिया। फिर अगर हम बात करें पल्लव डायनेस्टी के बारे में, है ना, प्रतिहार के बारे में देख लेते। प्रतिहार, भोज तो हमने चलिए यहाँ पे देख लिया। ठीक है ना। अब हम किसके बारे में देख लेते हैं, चोला के बारे में देख लेते हैं, चोल डायनेस्टी के बारे में। चलिए चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश को किसने स्थापित किया था, तो तमिलनाडु वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और इसको स्टैब्लिश किया था विजयालय ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक। अब ये 9वीं से 13वीं सदी के टाइम पीरियड का माना जाता है। ठीक है ना। और तमिल इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर निर्माण करवाया है ना। इसके अलावा ये समुद्र शक्ति भी इनको बोला जाता है। तो अब ये चोला डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चोला डायनेस्टी क्वेश्चन में पार्टिकुलरली पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे जानेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट है कौन सा, पल्लव डायनेस्टी, है ना। अब पल्लव डायनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया गया था, ये कमेंट करना है आपको, प्लीज कमेंट। ठीक है ना। पल्लव डायनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया था। ठीक। अब इंपॉर्टेंट शासक के बारे में बात की, क्योंकि हमने पल्लव डायनेस्टी के बारे में 2023 और 24 में भी क्वेश्चंस देखे हैं। पल्लव डायनेस्टी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक रहे। रॉक कट जैसे टेम्पल्स हैं, रॉक कट जैसे अगर आप रॉक कट टेम्पल हैं, रथ मंदिर पल्लव डायनेस्टी के संबंध में दिखाई देते हैं। आपने मामल्ल शैली के मंदिर की बात सुनी होगी, तो मामल्ल शैली, नरसिंह वर्मन के बारे में देखा होगा। तो ये सब पल्लव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन बस बचे हैं आपके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज, भारत में नील की खेती कम हो गई, शुरुआत 20वीं सदी तक आते थे, घट गए, इसके क्या कारण थे। पिजन रेजिस्टेंट टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, बगान मालिकों के दमनकारी आचरण के विरुद्ध। दूसरा, नई खोजों कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना। तीसरा, नेशनल लीडर्स अपोजिशन द कल्टीवेशन इंडिगो, नील की खेती प्रति राष्ट्रीय नेताओं का विरोध होने लगा था। चौथा, बगान मालिकों ने सरकारी नियंत्रण हो गया था। ये आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि जर्मन डाई आ गई थी इस टाइम पे, जर्मन डाई आ गई थी। तो जर्मन डाई आने की वजह से अगर आप देखेंगे ना, तो नील की खेती इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। अब नील की खेती के बारे में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती थी, अगर हम बात करें, ये भारत का मैप है, ठीक है ना। इस रीजन में आपको नील की खेती सबसे ज़्यादा दिखाई देखने को मिलती है, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। और इसमें क्या था, इसमें 3 कठिया सिस्टम लागू था, 3 कठिया व्यवस्था लागू की। 3 कठिया मतलब क्या, 3/20 हिस्से पर अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर कौन खेती करते थे, किसान खेती कर सकते थे। नील को उनको उगाना कंपलसरी था, ठीक है। अब किसान नील बोना नहीं चाहते, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता कम होती थी, भोजन की फसल प्रभावित होती थी और कीमत भी बहुत कम मिलती थी। इसलिए हम बात करें, जबरदस्ती इनसे नील खेती करवाई जाती थी। अब इसको लेके एक नील विद्रोह भी दिखाई देता है, नील विद्रोह भी दिखाई देता है, नील विद्रोह दिखाई देता। अब नील विद्रोह कब हुआ, ये आपको थोड़ा सा क्या पता है, 1859 के टाइम पर नील विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। अब ये कब होता है, कहाँ पे होता है, बंगाल वाले रीजन में नील विद्रोह देखने को मिलता है, जहाँ पे किसानों ने नील बोने से यहाँ पे मना कर दिया था। बाद में इसी नील विद्रोह के संबंध में महात्मा गांधी की एंट्री होती है और चंपारण सत्याग्रह कहीं ना कहीं नील विद्रोह के संबंध में था, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली का अंत की जाती है और किसानों को राहत यहाँ पे दी जाती है। तो ये सारी न्यूज आपको यहाँ पे थोड़ी सी जाननी थी जो हमने यहाँ पर देख ली। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। क्या क्या स्टेटमेंट है, अगर आप देखें, पहला स्टेटमेंट है कि
अनुरंग इन द चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, अनुरंग राज्य के कोष के प्रभारी थे। दूसरा, बनिया इंडिया एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बनियान ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय अभिकर्ता थे। दूसरा, मिरासिदाई, मिरासिदार राज्य के राजस्व देने वाले नामित व्यक्ति थे, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर्स ऑफ द स्टेट। तो मिरासिदाई ये थे। अब इन तीनों के बारे में आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट। तो हम बात कर रहे थे विद द रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री इंडियन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनुरंग क्या है, वनियान क्या है, मिरासिदार क्या है, ये तीनों हैं क्या। की टर्म्स पर यूपीएससी खेलता है, पर्सन पर यूपीएससी खेलता है। तो अगर आप किसी की टर्म्स को ऐसी ऐसी लिस्ट भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे इम्पोर्टेंट की टर्म्स की, पोर्ट्स की, या हम बात करें पर्सनालिटीज़ की, तो पर्सनालिटीज़ की जो की टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए जब भी हम क्या कर रहे हैं ना, कोई वर्ड देख रहे हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें औरंग की, तो औरंग बेसिकली क्या है, औरंग एक पर्शियन वर्ड है, पर्शियन शब्द है, पर्शियन शब्द है, ठीक है ना। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यूरोपीय कंपनी में ऐसे गोदाम से था जहां माल बेचने से पहले स्टोर किया जाता था, स्टोरेज। अगर हम बात करें क्या, हॉल, अगर हम बात करें स्टोरेज हॉल, अगर हम बात करें ऐसे गोडाउन हुआ करते थे, उनको ये बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है राजकोष के प्रभारी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला हटा दो। अब तीन तो करेक्ट ही है। रही बात दो, बनियान ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय अभिकर्ता के बारे में बात हो रही है, तो मतलब बात करें इंडियन एजेंट हुआ करते थे। तो बनियान शब्द इसका मतलब व्यापारी, इसका व्यापक उपयोग होता था भारत में, तो हालांकि जाति के रूप में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन यूरोप के संबंध में ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि इनका एजेंट के रूप में इनका काम यहाँ पे रहता था। फिर तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, मिरासिदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर इन द स्टेट। मिरासिदार ये कब का है, मिरासिदार के बारे में अगर आप देखो ना, तो मिरासिदार मध्यकाल का है, मिडाइवल पीरियड। तो देखिए आप एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न कहीं से भी स्टेटमेंट अलग अलग करके भी बनाए जा सकते हैं। और ये दक्कन रीजन में ये वर्ड यहाँ पे पॉपुलर हुआ करता था। दक्कन में ग्राम समुदाय होते थे जिन्हें पंडारी भी कहते थे, मतलब मिरासिदार ऑल्सो कॉल्ड पंडारी, है ना, मिरासिदार को पंडारी भी कहते थे, पंडारी, ठीक है। अब ये क्या होते थे, भूमि स्वामी, प्राय भूमि स्वामी का एक ऐसा ग्रुप था जिनके पास जो भूमि होती थी ना वंशानुगत होती थी, मतलब उनके पिता के पास है, उनके पास आ जाएगी। तो भूमि स्वामी अगर हम बात, मिरासिदार क्या हो जाएगा, भूमि स्वामी या पिंडारी भूमि स्वामी माने जाएंगे, ठीक है। अब इन ये अलग टाइप के भूमि स्वामी थे, ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलेजली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, उसने क्यों कलकत्ता में कॉलेज खोला, है ना। ही वॉज आस्क्ड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लंदन टू डू सो, उसे लंदन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा। वह भारत में प्राच्य अध्ययन में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट एम्प्लॉय, वे विलियम कैरी उसके सहयोग रोजगार प्रदान करना चाहता था, या वे भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश असैनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहता था। इन चारों में से क्या स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध में, है ना। अगर हम बात करें 1840 के आसपास की बात करें, क्रांति, तो औद्योगिक क्रांतिकारण कौन से सही रूप से स्पष्ट करते हैं। भारत पर हस्तशिल्प जो उद्योग थे वो नष्ट हो गए क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल गुड्स आ गए थे। दूसरा, मशीन वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन लार्ज नंबर, भारतीय वस्त्र उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनें लगाएगी। तीसरा, देश में अनेक भाग में रेलवे लाइन बिछाएगी। चौथा, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आयात पर भारी शुल्क लगाएंगे, है ना, 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से कौन से कथन सही रूप से स्पष्ट करते हैं भारत में, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको यहाँ पे बताना है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, या चौथा करेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, देखिए मैंने एक बात आपको नहीं बताई। देखिए जैसे यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आया ना, 2018 में यूपीएससी में भी फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में क्वेश्चन पेयर्स में पूछा गया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ पे क्या है, और फोर्ट विलियम कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया था, वारेन हेस्टिंग ने, विलियम जोन्स ने, आर्थर वेलेजली ने। तो जब 18 के PYQ में आएंगे ना, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, तो अगर हम देखें भारत में जो हस्तशिल्प वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। विच वन द विद द रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन उलगुलान द ग्रेट
तिमुल्ट डिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, भारत के इतिहास में उलगुलान जो था वो किसके संबंध में था या किसके संबंध में बोला जाता है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1899-1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह, इसके संबंध में ये चीज़ें बोली जाती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम यहाँ पे करेंगे एडिशनल, हम कुछ विद्रोहों की लिस्ट यहाँ पे बनाएंगे। जैसे संथाल विद्रोह के बारे में देखें तो संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है ना, ये विद्रोह का नाम हुआ, ये यहाँ पे हम कर लें पर्सन, कौन से व्यक्ति हैं, कौन से संबंधित है व्यक्ति हो गए, और यहाँ पे हम पूछ लिए स्थान, यहाँ पे किस जगह पे हुआ है ना, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया टाइम पीरियड, समय काल कौन सा था, ठीक है। तो इस तरह से आप भी तैयार किया करिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ है ना, ये तो मैंने संथाल लिख दिया, विद्रोह के बारे में बात करूँ, ये मैं यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है ना, इसे लिख देता हूँ मैं विद्रोह के बारे में, ठीक है ना, जनजाति विद्रोह। तो जैसे संथाल विद्रोह हुआ, तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा संथाल विद्रोह का 1855-56 में हुआ, ठीक है ना। अब संथाल विद्रोह में कौन कौन नेता थे, तो सिद्धू थे, कान्हू थे, है ना। इसके अलावा चांद भैरव भी इससे संबंधित थे, चांद और भैरव भी इससे संबंधित थे। किस स्थान पर हुआ, तो वर्तमान में अगर देखा झारखंड में है, वर्तमान में बिहार वाले रीजन में, बंगाल वाले रीजन में आपको देखने को मिला, बंगाल। अब इतना अगर आपको पता चल गया तो आपका काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर दूसरा अगर हम बात करें जमींदार जो शोषण उसके खिलाफ हुआ था, फिर हम बात करें भील विद्रोह के बारे में बात करें, भील विद्रोह 1817 से 19 के टाइम पे हुआ था, 19 के टाइम पे हुआ था। अब अगर हम बात करें तो इसके नेता प्रमुख थे, जैसे गोविंद गुरु इनके नेता प्रमुख नेता थे। और ये किस रीजन में हुआ, राजस्थान वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में हुआ, MP वाले रीजन में हुआ। उसी तरह से हम देखें कोल विद्रोह के बारे में, यहाँ पे इसको अगर हम एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे कोल विद्रोह के बारे में आप देख सकते हैं। तो कोल विद्रोह किसके संबंध में आप देखेंगे तो 1831-32 में कोल विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं। अभी कौन व्यक्ति इसमें प्रमुख थे, बुद्धो भगत कोल विद्रोह के संबंध में जाने जाते हैं। और किस रीजन में हुआ, छोटा नागपुर का पठार वाले रीजन में हुआ, नागपुर पठार वाले रीजन में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, जैसे मुंडा विद्रोह के बारे में या उलगुलान विद्रोह के बारे में हमने यहाँ पर देखा। मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ। इसके प्रमुख नेता कौन से थे, बिरसा मुंडा थे। अब ये किस रीजन में हुआ, तो छोटा नागपुर पठार वाले रीजन में हुआ, ठीक। तो खुटकंटी वहाँ व्यवस्था हुआ करती थी, उसके खिलाफ यहाँ पे विद्रोह हुआ। फिर एक और इंपॉर्टेंट विद्रोह जैसे खोंड विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। तो खोंड विद्रोह कहाँ पे हुआ, उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। 1846 से 62 के बीच आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये खोंड वाला विद्रोह है। अब मुझे इनके पर्सन का नाम नहीं याद आ रहा है, जो मुझे याद है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट याद है, जैसे ताना भगत के बारे में अगर आप देखोगे, ताना भगत मूवमेंट, तो ताना भगत मूवमेंट कब हुआ, 1914 के आसपास, 1914-18 के आसपास हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उरांव जनजाति थी, आई थिंक जतरा भगत ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है ना। अभी किस रीजन में हुआ, तो छोटा नागपुर पठार वाले रीजन में हुआ, ये विद्रोह, ठीक। अब एक और विद्रोह मुझे याद है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट विद्रोह है, उसको कहा जाता है रंपा विद्रोह, ठीक है। और रंपा विद्रोह के संबंध में अगर आप देखो तो रंपा विद्रोह 1922 के आसपास होता है और कोया जनजाति करती है। उसके नेता कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू। इन पे मूवी आई थी, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे बने, ठीक है ना। ये किस रीजन में हो, तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिला, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा 2020 का जो PYQs है उसके पूरे स्टैटिक सब कुछ देखते हुए हमने यहाँ पे एनालिसिस किया।